डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पवन कुमार। आज हम समान अध्ययन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। समान अध्ययन विषय की जानकारी के तौर पर हम आज सबसे पहले इतिहास विषय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इतिहास क्या है। इतिहास, हिस्ट्री, जिसमें कुछ इवेंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, जिसके पीछे कुछ कहानियां हैं। इस इवेंट्स, फैक्ट्स और इनके पीछे की कहानियों को टाइमलाइन पर जब हम लोग देखते हैं तो इससे हमें इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इतिहास के बारे में। सबसे पहले इतिहास की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर अतीत का क्रमबद्ध ज्ञान ही इतिहास कहलाता है। हम देखेंगे प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर अतीत जो बीता हुआ कल है, अतीत का क्रमबद्ध ज्ञान ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का डेफिनेशन हुआ कि प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर अतीत का क्रमबद्ध ज्ञान ही इतिहास कहलाता है। प्रामाणिक स्रोत में क्या आते हैं? प्रामाणिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक एवं भवन, मोहरें, चित्रकला, मूर्तियां, सिक्के इत्यादि आते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का वर्णन, ऐतिहासिक ग्रंथ आदि आते हैं। अब हम देखेंगे टाइमलाइन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल डेफिनेशन क्या है? ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पाषाण युग। पाषाण युग का विषय में हमें किसी प्रकार का भी लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, वह काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है किंतु जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, वैसे काल को हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि है किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इन साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है, जिसके विषय में हमें पूर्ण जानकारी है, वैसे समय को हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब इतिहास की प्री हिस्ट्री शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, मानव जीवन का आरंभ कैसे हुआ। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता कब से शुरू हुई या मानव का आगमन कैसे हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, मानव कहां से आए। इसके लिए हम लोग चलते हैं 6 मिलियन ईयर्स एगो। 6 मिलियन ईयर्स एगो अफ्रीका के जंगलों में, ईस्ट अफ्रीका, द ग्रेट रिफ्ट वैली। 6 मिलियन ईयर्स एगो अर्थात 60 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले एप्स कहते हैं गोरिल्लाज
चिंपांजीज, गिवंस, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले एप्स जिसमें गोरिल्लाज, चिंपांजीज और गिवंस आते हैं। वहां के क्लाइमेट में कुछ चेंजिंग आ रही थी, कुछ नेचुरल चेंजिंग आ रही थी। उस नेचुरल चेंजिंग के कारण ये एप्स जो वृक्षों पर रहते थे, घने जंगलों में रहते थे, वहां से निकलकर वो अफ्रीका के ग्रासलैंड की तरफ मूव कर गए। कुछ एप्स जो ग्रासलैंड की तरफ मूव कर गए किसी भी क्लाइमेटिक चेंज के कारण, उन एप्स में समय के साथ एक परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन है कि 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व, जो इनमें ये 4 पैरों से चलते थे तो ये केवल 2 पैरों से चलने लायक हो गए, जिसको कहा गया बायपेडल लोकोमोशन। 2 पैर पर चलने वाले जीव में कन्वर्ट कर गए और इन्हें कहा गया होमिनिड्स। चूंकि ग्रासलैंड में ऊंचे लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं, पेड़ों की डालियां नहीं होती, जिससे वो एप्स दोनों हाथ उनका फ्री हो गया और फ्री होने के कारण धीरे धीरे लाखों सालों में उनमें चेंजिंग आए और चेंजिंग आने के बाद वो 4 से 2 पैरों में कन्वर्ट हो गए, जिसका नाम दिया गया होमिनिड्स। इसी होमिनिड से पहला जो होमोजीनस में जीव हुए, जिसका नाम हुआ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहला बायपेडल लोकोमोशन में पाए जाने वाला जीव है या स्पेसीज है। होमो इरेक्टस जिसका मतलब होता है अपराइट मैन, अपराइट मैन, खड़ा आदमी या सीधा आदमी, सीधा या खड़ा आदमी या इंसान। अपराइट का मतलब होता है वर्टिकल स्ट्रक्चर, ए वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर। जो बैकबोन था एप्स का, जो पहले हॉरिजॉन्टल था, ये धीरे धीरे वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया और पहला अपराइट मैन हमें मिला 2.5 लाख मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व, होमो इरेक्टस के तौर पर। बाद में इस होमो जीनस में अलग अलग स्पेसीज आए, डिफरेंट स्पेसीज आते गए, जैसे होमो हिबिलस, होमो इरेक्टर, होमो निएंडरथाल्स, ऐसे कई डिफरेंट स्पेसीज धीरे धीरे अस्तित्व में आती चली गई। इसी समय बीतता गया, ये डिफरेंट स्पेसीज अफ्रीका के ग्रासलैंड से धीरे धीरे मूव किए एशिया की तरफ, यूरोप की तरफ और संसार के अलग अलग कंट्रीज की तरफ। इनके मूवमेंट के कई कारण थे, कोई फूडिंग के लिए, कोई गैदरिंग के लिए, जहां इनका एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब इनकी आवश्यकताएं पड़ी, इनमें इवोल्यूशन हुआ और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते चले गए, एक से दूसरी जगह माइग्रेट किए और माइग्रेट करके इन्होंने जहां भी इन्हें नदी मिला वहां ये एक्युमुलेट होते गए और धीरे धीरे लाखों सालों में उन नदियों के किनारे महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। जैसे नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, येलो नदी किनारे चीन की सभ्यता, भारत में सिंधु घाटी किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता। वैसे नदी किनारे जहां जल ही जीवन है, जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता थी, उन्हें वहां का क्लाइमेट सूट हुआ और वहां पे धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ। 4 लाख इसी होमो जीन्स में 4 लाख ईयर्स एगो, 4 लाख साल पूर्व
होमो ग्रुप में ही, होमो जीनस में ही एक और स्पेसीज का उदय हुआ जिसका नाम रखा गया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इनका नाम रखने वाले थे 1758 ईस्वी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर चार्लोस लिनस ने इनका नाम रखा। चार्लोस लिनस ने, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर कहे जाते हैं, इन्होंने नाम रखा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस अर्थात वाइज मैन, लैटिन में मतलब होता है इसका वाइज मैन, ज्ञानी मानव। और समय के साथ ये होमोसेपियंस विश्व के अलग अलग देशों में अफ्रीकी कंट्री से माइग्रेट करने लगे। लगभग 70,000 साल पूर्व, लगभग 70,000 वर्ष पूर्व, बिफोर कॉमन इरा, पूरे संसार में कम से कम 6 डिफरेंट होमो स्पेसीज मौजूद थे। 6 डिफरेंट होमो स्पेसीज मौजूद थे जो समय के साथ लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आते आते होमो ग्रुप के ये सारी स्पेसीज एक्सटिंक्ट होती चली गई, विलुप्त होती चली गई और 10,000 वर्ष पूर्व पूरे संसार में केवल एक ही होमो ग्रुप की एक ही स्पेसीज रही, होमोसेपियंस। और आज पूरे संसार में केवल होमो जीनस की सिर्फ केवल और केवल यही एक स्पेसीज एग्जिस्टेंस में है। होमोजीनस है और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हैं। ये एक सारे स्पेसीज एक दूसरे से अलग हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे टाइगर, लायन, लियोपार्ड। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। लायन पैंथेरा लियो एंड लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, पैंथेरा। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, पैंथेरा। अर्थात ये तीनों एक ही जीनस से ये डिफरेंट स्पेसीज हैं जिसका नाम है पैंथेरा। एक ही जीनस कहने का मतलब है एक ऐसी कैटेगरी जिससे ये 3 डिफरेंट स्पेसीज बाहर आई या अस्तित्व में आई। इसका मतलब है इन तीनों स्पेसीज का कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ये जो कॉमन एंसेस्टर होगा ये ना तो टाइगर होगा, ये तो ना तो टाइगर होगा, ना ही ये लायन होगा, ना ही ये लायन होगा और ना ही ये लियोपार्ड होगा, नाइदर लियोपार्ड। कभी ना कभी कोई ना कोई इन तीनों डिफरेंट स्पेसीज का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा और वो कॉमन एंसेस्टर ऐसा होगा जो ना तो टाइगर होगा, ना ही लायन होगा और ना ही लियोपार्ड होगा। इवोल्यूशन की प्रक्रिया में समय के साथ इवोल्यूशन हुआ और इससे 3 डिफरेंट स्पेसीज अस्तित्व में आ गए। इसी तरह होमो जीनस में भी डिफरेंट स्पेसीज आई जो एक दूसरे से डिफरेंट थे, लेकिन इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर जरूर रहा होगा और वो कोई कॉमन एंसेस्टर कोई और नहीं, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले एप्स थे। तो हम लोगों ने देखा कि मानव भारतीय महाद्वीप में कहां से आए। जो पहला आया वो अफ्रीका के जंगलों से आया, भारतीय महाद्वीप में।
और वहीं से संसार के अलग अलग कंट्रीज में ये माइग्रेट करते गए। अब हम देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पहला कौन पाया गया। 1982 अरुण सोनाकिया, एक जियोलॉजिस्ट थे, अरुण सोनाकिया जियोलॉजिस्ट थे। ये नर्मदा घाटी में, नर्मदा वैली में खोज कर रहे थे, जहां एक इन्हें फॉसिलाइज्ड ह्यूमन स्कल्स मिला। फॉसिलाइज्ड ह्यूमन स्कल। जब हमने इसका स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो फॉसिलाइज्ड ह्यूमन स्कल है, ये कोई और नहीं बल्कि 2.5 मिलियन ईयर्स, लगभग 25 लाख वर्ष पाए जाने वाले होमो इरेक्टस प्रजाति का ही है। बाद में चूंकि नर्मदा वैली में ये फॉसिलाइज्ड ह्यूमन स्कल पाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया नर्मदा माइन। तो भारत में जो पहला मानव के होने की जानकारी मिलती है, इसी से मिलती है, और उसका नाम है नर्मदा मैन। खोजने वाले थे अरुण सोनाकिया, जियोलॉजिस्ट। अब हम इसके बाद में प्रागैतिहासिक काल पर चलते हैं, भारतीय महाद्वीप में प्री हिस्ट्री के बारे में। उससे पहले एक बात, यह जो होमिनिन थे 2.5 लाख वर्ष पहले, चूंकि इनके दोनों हाथ फ्री हो गए, फ्री होने के बाद इन्होंने उसे पत्थर, स्टोन के सिंपल टूल्स बनाने की कला सीखी। पत्थर के टूल्स बनाने के सिंपल साधारण टूल्स बनाने के लिए इस प्रजाति ने शुरुआत की। इसलिए इस ईरा के 2.5 लाख के बाद के ईरा को हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल पढ़ने जा रहे हैं उसे हम पाषाण काल ही कहते हैं या स्टोन एज भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि भारतीय सब कंटिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहला मानव पाया गया वो नर्मदा मैन के नाम से विख्यात हुआ, जो नर्मदा घाटी में मिला 1982 में अरुण सोनाकिया जियोलॉजिस्ट के द्वारा जिसकी खोज की गई। यह मैन ह्यूमन इरेक्टस प्रजाति का पाया गया था, न कि होमोसेपियंस प्रजाति का। तो भारत में जो सबसे पहला मैन पाया गया वो ह्यूमन इरेक्टस प्रजाति का था। और 10,000 साल पूर्व जो भी डिफरेंट होमोजीनस में जो भी डिफरेंट स्पेसीज थी वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई और केवल होमोसेपियंस धरती पर बच गए। और आज वर्तमान में होमोजीनस की केवल एक ही प्रजाति पूरे विश्व में पाई जाती है, होमोसेपियंस। तो हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, जिसे पाषाण युग भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता का वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मानव सभ्यता का वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसका पीरियड 2 मिलियन एगो से लेकर 4000 बिफोर कॉमन ईरा तक निर्धारित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में केवल स्टोन के बने हुए टूल्स मिलते हैं। जब हम नवपाषाण काल में पहुंचेंगे उस समय प्रारंभिक कृषि की भी शुरुआत हो गई थी। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 बिफोर कॉमन ईरा तक पुरापाषाण काल माना गया है। पुरापाषाण काल को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिड पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड।
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काल में स्टोन टूल्स मिले हैं और अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग समय में मिलने के कारण आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में मत भिन्नता थे। इसे कितने पार्ट में प्रागैतिहासिक काल को एंशिएंट प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया जाए, स्टोन एज को डिवाइड किया जाए। 1947 में अफ्रीका के नैरोबी शहर में एक पान अफ्रीकन कांग्रेस की मीटिंग होती है, जो हर 4 साल पर जो भी आर्कियोलॉजिकल बिजनेस होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, जो भी मत भिन्नता होती है, उस पर डिस्कस होता है और उसमें एक आम सहमति बनाने का प्रयास होता है। और उस प्रयास के दौरान प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड करने का कार्य किया गया, जिसमें मध्यपाषाण काल जो ट्रांजिशन फेज है, जब हम सभ्यता का विकास होता है, किसी भी सभ्यता का विकास होता है तो उसमें ट्रांजिशन फेज भी आता है। तो ये मध्यपाषाण काल एक ट्रांजिशन फेज को डिनोट करता है, जिसमें हम पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल की ओर जा रहे थे और बीच में ट्रांजिशन फेज है लगभग 2000 साल का, जिसे मध्यपाषाण काल नाम दिया गया, मेसोलिथिक पीरियड या एज। पुनः पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। निम्न पुरापाषाण काल 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 80,000 बिफोर कॉमन ईरा। दूसरा मिड पैलियोलिथिक पीरियड 18,000 बिफोर कॉमन ईरा से लेकर 35,000 बिफोर कॉमन ईरा, 35,000 साल पूर्व तक। और अपर पैलियोलिथिक पीरियड उस पुरापाषाण काल जिसे 35,000 बिफोर कॉमन ईरा से लेकर 12,000 बिफोर कॉमन ईरा तक हम इसको लेते हैं। पहले ईसा मसीह जी के जन्म से पूर्व के समय को बीसी डिनोट किया जाता था, बिफोर क्राइस्ट, और उनके जन्म के बाद के समय को एडी एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन बाद में कई देशों ने, विश्व के कई देशों ने बीसी की जगह पर बिफोर कॉमन ईरा का इस्तेमाल करना शुरू किया और एडी की जगह पर कॉमन ईरा। तो हम लोग पूरे इतिहास की पीरियड में बीसी की जगह पर बिफोर कॉमन ईरा का इस्तेमाल करेंगे और एडी की जगह पर कॉमन ईरा का। इसलिए 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 4,000 बिफोर कॉमन ईयर तक का पीरियड पूरे प्रागैतिहासिक काल का पीरियड माना गया है, पाषाण युग का पीरियड माना गया है। इसमें नवपाषाण काल का पीरियड 10,000 बिफोर कॉमन ईरा से लेकर 4,000 बिफोर कॉमन ईरा तक है। एक्चुअली न्यूलिथिक एज 6,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। फिर 5500 ईस्वी में ईस्वी पूर्व बिफोर कॉमन ईरा तांबे की खोज हुई और कुछ समय तक ये तांबे धातु को मेल्ट करके काम किया गया, लेकिन उसे भी नवपाषाण काल में माना जाता है। कहीं 4,500 बिफोर कॉमन ईरा लिया गया है, कहीं 4,000 बिफोर कॉमन ईरा लिया गया है। तो हम इसे 4,000 बिफोर कॉमन ईरा तक देखने का प्रयास करेंगे। ये जो पाषाण युग है ये प्लीस्टोसीन पीरियड में था। प्लीस्टोसीन पीरियड इस समय पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी, जिसमें इसका ये पीरियड माना गया है। इसी पूरा पाषाण काल में एक बहुत बड़ा घटना घटित होती है। आग का आविष्कार इसी पूरा पाषाण काल में हुआ, फायर का इन्वेंशन। इस समय मानव की जीविका का साधन मुख्य रूप से शिकार और गैदरिंग था, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। वो मछलियों का या जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, या जंगल में पाए जाने वाले कंद मूल फल उनको इकट्ठा करते थे। तो इनका आजीविका का मुख्य साधन हंटिंग एंड गैदरिंग था। ये जो काम करते थे हंटिंग हंटर का काम करते थे और गैदरिंग्स का ये इनका मुख्य व्यवसाय था। उस समय का छोटी छोटी समूहों में रहा करते थे और हमने 2.5 मिलियन ईयर से वही देखा कि कैसे जगह से माइग्रेट करके नदी किनारे बसते चले गए।
1863 सी कोमन ईरा में 1863 कोमन ईरा रॉबर्ट ब्रूस फूड हुए, जिन्होंने सबसे पहले पाषाणकालीन औजारों की खोज की 1863 में, और पल्लावरम नामक स्थान में प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज की गई थी। ये जो पैरोलिथिक पीरियड है, इसका प्रमुख स्थल सोहन नदी घाटी जो कश्मीर में पड़ती है, सोहन नदी घाटी जो कश्मीर में है, ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। दूसरा बेलन घाटी यूपी में पड़ता है। तीसरा नर्मदा घाटी, और चौथा जो मुख्य स्थल है वो भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं में चित्रित शैलाश्रियों से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस समय के जो भी स्टोन टूल्स प्राप्त हुए वो सोहन नदी घाटी के पास मिले। सोहन नदी घाटी जो सिंधु नदी घाटी एक सहायक नदी है जो कश्मीर में स्थित है, सोहन नदी घाटी के पास में स्टोन टूल्स मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस समय सोहन संस्कृति के दौरान या निम्न प्रापाषाण काल में पाए जाने वाला जो मेन टूल्स था वो पेबुल था। पेबुल वैसे उपकरण, पत्थर के बने वैसे उपकरण जो नदी में तेज बहाव के कारण चिकना और सपाट हो जाता है, वैसे स्टोन टूल्स को पेबुल कहा जाता है। दूसरा चॉपर जो है वो पेबुल से ही बनाया गया, थोड़ा पॉलिश करके। और तीसरा चॉपिंग वैसे उपकरण थे स्टोन के बने हुए जो पेबुल से ही बनाए गए थे। ये द्विधारी होते थे, इसके दोनों किनारों पे धार बनाए गए थे, तो इसे चॉपिंग कहा गया। तो ये 3 स्टोन टूल्स निम्न पुरापाषाण काल के समय में प्राप्त हुए हैं। अब हम आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में जो मेन टूल्स बने हमें प्राप्त हुए हैं वो कोर, फलक और ब्लेड पाए गए हैं। अधिक मात्रा में फलकों के पाए जाने के कारण इस मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी नाम दिया गया। इसे हम फलक संस्कृति से भी जानते हैं। मध्य पुरापाषाण काल का में जो टूल्स पाए गए वो मुख्य रूप से नेवासा महाराष्ट्र, चकिया वाराणसी, बेलन घाटी और सोन घाटी मध्य प्रदेश आदि जगहों से पाया गया। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम जिला भी है जहां से मध्य पुरापाषाण कालीन टूल्स प्राप्त हुए हैं। तीसरा उच्च पुरापाषाण काल जो 35,000 बिफोर कॉमन ईरा से लेकर 12,000 बिफोर कॉमन ईरा तक है। उच्च पुरापाषाण काल में मुख्य रूप से पाए जाने वाले टूल्स ब्लेड थे। ये ब्लेड वैसे पतला तथा संकरा फलक होते थे। ब्लेड पतला तथा संकरा फलक होते थे जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे। ब्लेड वैसे फलक कहलाए जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे और जिनकी लेंथ इनके बीच की दुगनी होती थी। लेंथ इनके बीच का दुगना होता था, उसे ब्लेड कहा गया। इस समय ये जो इसके टूल्स पाए गए वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सोन घाटी के अलावा मध्य प्रदेश के भीमबेटका, रामपुर बागेलान, बाघौर और जोगदहा में पाए गए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कुर्नूल की गुफाओं में भी इसके टूल्स
पाए गए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी पूरा पाषाण कालीन समय के बारे में। अब हम इसके बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में अभी जानकारी हासिल की है। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मेसोलिथिक एज 12,000 ईसा पूर्व बिफोर कॉमन ईरा से लेकर 10,000 बिफोर कॉमन ईरा ईस्वी पूर्व तक के पीरियड को मेसोलिथिक एज कहा जाता है, मध्य पाषाण काल। एक्चुअली वास्तविकता में मानव सभ्यता के विकास क्रम में एक तरह का इवोल्यूशनरी फेज था और इस फेज में आदमी पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल की तरफ बढ़ रहा था। बीच में 2000 साल का पीरियड मध्य पाषाण काल माना जाता है कि जो भी विकास की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी और हमने देखा इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसके बारे में जाना। और हम जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल इसकी सर्वप्रथम खोज C.L. कार्लाइल के द्वारा किया गया था। C.L. कार्लाइल के द्वारा 1867 कॉमन ईरा में इसकी खोज की गई थी। इन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए। तो इन्होंने सबसे पहले मध्य पाषाण काल में C.L. कार्लाइल के द्वारा 1867 कॉमन ईरा में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए। स्टोन के औजार टूल्स मिले। मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाणकालीन संस्कृति भी कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाणकालीन संस्कृति मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाणकालीन संस्कृति भी कहा जाता है। इस समय के जो स्टोन के टूल्स बनाए गए वो बहुत ही छोटे छोटे बनाए गए, सूक्ष्म बनाए गए थे। इसलिए से माइक्रोलिथ इस पीरियड को माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इस समय जो उपकरण बनाए गए वो अर्धचंद्राकार उपकरण बने। साथ में एक धार फलक भी इन्होंने बनाया। 2 इम्पोर्टेंट्स हैं स्टोन टूल्स हैं जो उसमें इस्तेमाल किए जा रहे थे मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में। मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य धीरे धीरे कृषि की ओर अग्रसर हुआ। वैसे प्रारंभिक कृषि नव पाषाण काल में माना जाता है, परंतु इस समय भी लास्ट फेज में मध्य पाषाण काल के लास्ट फेज में कोई ट्रांजिशन फेज था तो इसकी शुरुआत हुई थी। इसी समय पशुपालन का भी साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के तौर पर कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रमुख स्थल जो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में हमें प्राप्त हुए हैं वो मध्य प्रदेश के सोन और बेतवा घाटी, मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, नेवासा महाराष्ट्र, बेलम घाटी यूपी। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुत्ते को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य हमें आदमगढ़ और बागोर राजस्थान यहाँ से हमें कुत्ते को पालतू बनाए जाने के
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सराय नाहर राय और महदहा सराय नाहर राय और महदहा, यहां से हमें मानव अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में मानव अस्थि पंजर के साथ सराय नाहर राय और महदहा से मानव अस्थि पंजर के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक और लोकेशन है सांभर झील निक्षेप राजस्थान। सांभर झील निक्षेप राजस्थान, यहां से हमें मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और साथ ही यह एक और फेमस है, विश्व में सबसे पहले वृक्षारोपण के साक्ष्य, विश्व में सर्वप्रथम वृक्षारोपण का साक्ष्य सांभर झील निक्षेप से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में जिनकी हमें जानकारी आवश्यक है। मध्य पाषाण काल को शुष्क पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं, इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। सीएल कार्लाइल के द्वारा 1867 को मनीला में बिंद क्षेत्र में सर्वप्रथम लघु पाषाण कालीन औजार प्राप्त किए, टूल्स प्राप्त हुए। कुछ प्रमुख उपकरण हैं जैसे हरचंद्राकार उपकरण, इकथार फलक, और जो प्रमुख स्थल थे मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र में सोन बेतवा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी और बेतवा घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, नेवासा महाराष्ट्र का क्षेत्र, बेलम घाटी उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त जो आदमगढ़ और एक बागोर है राजस्थान में, जहां से हमें कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मानव अस्थि पंजर के अवशेष सराय नाहर राय और महदहा से हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही सांभर झील निक्षेप राजस्थान से हमें मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और यही विश्व में सर्वप्रथम वृक्षारोपण का साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो हम ये छोटी सी जानकारी थी मध्य पाषाण काल के बारे में। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल न्यूलिथिक एज के बारे में। ये एक लंबा पीरियड रहा है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का समय नव पाषाण काल को माना जाता है। 5500 ईस्वी में तांबे की खोज की और उसके बाद ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का भी उदय होता है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नव पाषाण काल समय को हम लोग देखते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, 10,000 ईसा पूर्व जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज होता है शीत युग से गर्म युग की तरफ, और फिर हॉट और कोल्ड स्टेट से हम वार्म अवस्था की ओर जा रहे थे। 10,000 ईस्वी पूर्व क्लाइमेट में चेंजिंग आ रही थी। जहां बर्फ गिरे हुए थे, बर्फ के पहाड़ थे, वो सब धीरे धीरे पिघलना चालू हुआ और लोगों को मैदानी क्षेत्र प्राप्त हुए जहां वो कृषि का विकास कर सके। नव पाषाण काल की विशेषता ये कि इसमें प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जब प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, कोई भी खेती करने में कुछ समय लगता है, कुछ महीनों का समय लगता है। जब समय लगने लगा तो ऐसा लगा कि मनुष्य को एक जगह पर सेटल्ड लाइफ जीने की आवश्यकता महसूस की और सबसे पहले स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हमें प्राप्त होते हैं। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति प्राप्त होते हैं, एक सेटल्ड लाइफ, एक जगह से। जो पहले काम पूरा पाषाण काल में हंटर और गैदरिंग से करते थे, वो नव पाषाण काल में आकर अस्थायी निवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही हमने देखा कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन, कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण काल में बड़े पैमाने पर जानवरों का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, मतलब जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।
नवपाषाण काल की एक और विशेषता इसका पशुपालन है। प्रारंभिक कृषि का उदय हुआ, अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति भेरी, पशुपालन नवपाषाण काल में काफी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। एक और सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना घटित हुई, वो थे पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, फायर का, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, व्हील का। कभी भी एग्जाम में आए तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक पहले है तो फायर का पहले आविष्कार हुआ, व्हील बाद में है, व्हील नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ। ये दो क्रांतिकारी घटना थी मानव सभ्यता के विकास क्रम में। जब यहाँ कृषि का विकास हुआ तो लोगों ने जो कृषि जाना शुरू किया वो उनकी आवश्यकता से अधिक थी। जब उनकी आवश्यकता से अधिक कृषि, अधिक फसल का उत्पादन शुरू हुआ तो कुछ लोग जो समाज में रह रहे थे वो खाली हो गए, वो दूसरा काम ढूंढने लगे। तो इसी समय अनाज की अधिकता हुई तो उसको रखने के लिए पोटली की जरूरत पड़ी, बर्तन बने, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, मृद भाड़ मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। उसी समय कुछ लोग बुनकर का काम करने लगे, कुछ लोग कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिए, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिए। इस तरह से मानव सभ्यता का विकास नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य पाकिस्तान में एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां के मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। प्रारंभिक कृषि का जो हमें मिला है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, जहां से प्रारंभिक कृषि का पता चलता है। ये नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं थी। प्रारंभिक कृषि का उदय होना, मानव सभ्यता में लोगों का स्थायी निवास की प्रवृत्ति का बढ़ना, जानवरों का डोमेस्टिकेशन करना, जानवरों को पालतू बनाया जाना, पहिए का आविष्कार होना, कपड़े बुनने का प्रचलन बढ़ना, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ऐसे कुछ विशेषताएं नवपाषाण काल में थी। इसके अलावा जो स्टोन थे उसको पॉलिश उपकरण बनाया गया, स्टोन में भी पॉलिशिंग की गई, उसका भी आविष्कार हुआ और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाया गया। पॉलिश उपकरण बनाए गए। इसकी भी प्रवृत्ति में मिलती। नवपाषाण काल में कुछ उपकरण बनाए गए, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ी, छैनी, इस तरह के कुछ उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। उसके भी साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे कोलजीवा उत्तर प्रदेश में है। कोलजीवा से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कोलजीवा हमें सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किंतु जो सर्वप्रथम खेती की गई थी, प्रारंभिक कृषि की गई थी, तो उस फसल के रूप में गेहूं और जौ हमें प्राप्त हुए हैं सबसे प्रारंभिक कृषि के तौर पर। इसके अलावा जो चावल के प्रसाद मिले हैं वो कोलजीवा उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त होते हैं। एक जगह है बुरझौम और गुकराल। यहाँ से हमें मृद भांड, मिट्टी के बर्तन और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं बुरझौम और गुकराल से। कोलजीवा से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बिहार के चिरांद चिरांद जगह है सारण के पास बिहार में। बिहार के चिरांद से हमें हड्डी के औजार मिलते हैं, हड्डी के टूल्स मिलते हैं और उसमें भी हिरण के सींग हमें ज्यादा मिले हैं। हिरण के सींग है सर
प्राप्त हुए हैं। ये कुछ मुख्य स्थल थे नवपाषाण काल में जहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल के। इसके अलावा पोचमपल्ली, तमिलनाडु, मास्की, कर्नाटक, कुछ और जगह हैं जहां से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज हमने हिस्ट्री के विषय में, प्रारंभिक हिस्ट्री के विषय में जानकारी प्राप्त की, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके प्रामाणिक स्रोत किसे कहते हैं, मानव सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन कैसे हुआ, और साथ में प्रागैतिहासिक काल जो स्टोन एज है, उसके बारे में हमने आज जानकारी हासिल की है। तो आप लोगों के जो भी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।